हेलो एवरीवन, आप सभी का इस लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कशन करा था, ऑक्सीडेशन मेथड आपको बताया था कैसे बैलेंसिंग करते हैं किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन का। उसके लिए मैंने एक मेथड बताया था, दैट इज़ ऑक्सीडेशन मेथड। और हमने आपको बोला था कि मैं 2 मेथड एटलीस्ट सिखाऊंगा आपको, है ना। और हीट एंड ट्रायल मेथड तो सबको आता ही है, बस मैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। तो वो भी आसान लेकिन लेंदी हो जाता है। मेथड सारे के सारे आसान ही हैं, बट वो लेंदी होता है, थोड़ा सा बड़े बड़े रिएक्शन में लेंदी हो जाता है, इसीलिए मैं उसको इग्नोर कर रहा हूँ। तो ऑक्सीडेशन मेथड या फिर अलजेब्रिक मेथड, इनमें से आप सिलेक्शन करें कि कौन सा बेस्ट है और उसके अकॉर्डिंग आप लग जाएं फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो चलिए छोटे प्रॉब्लम से ही स्टार्ट करते हैं और इस छोटे प्रॉब्लम के बाद में हम धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाएंगे और देखते हैं कि किस तरीके से, बस हमें मेथड सीखना है कि कैसे आखिर अप्लाई करते हैं कोई भी रिएक्शन में। तो देखिए, कोई भी हाइड्रोकार्बन, जैसे हमने ब्यूटेन ले लिया यहाँ पे, तो ब्यूटेन अगर ले लिया है तो उसको ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करवाइए। जब भी कोई हाइड्रोकार्बन अगर बर्न करता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो कार्बन CO2 में कन्वर्ट हो जाता है, तो यहाँ पे आप CO2 लिख दीजिए। और जब भी कभी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता है, बर्न करता है, तो ये वाटर प्रोड्यूस कर देता है। तो ये आपने लिख दिया। लेकिन ये रिएक्शन को बैलेंस तो हम कर सकते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड से भी, कोई बहुत बड़ा लोड नहीं है, बट हम सीखना चाहते हैं कि अलजेब्रिक मेथड से कैसे करें। और भी बड़े बड़े रिएक्शन दूंगा जिसे आप हीट एंड ट्रायल मेथड से कर पाना थोड़ा सा टफ होगा, जिसके कारण आपको अप्लाई करना पड़ेगा एक पर्टिकुलर कोई मेथड, है ना। तो आइए हम अलजेब्रिक मेथड को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपको कुछ इस तरीके से रिएक्शन आपको दे दिया गया है ना। ब्यूटेन को O2 से रिएक्शन कराए, CO2 प्लस वाटर आपको मिला। अब हम क्या करते हैं, अलजेब्रिक मेथड में सबसे पहले हम इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। इक्वेशन कैसा होगा सर? जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपने A लिख दिया, सबको पहले नेमिंग कर दीजिए। ये A हो गया, B हो गया, ये C हो गया और ये D। तो इस तरीके से सबको पहले नेमिंग करना होता है आपको, ताकि ABCD के फॉर्म में आपको इक्वेशन मिले और उस इक्वेशन को सॉल्व करके आप बड़े इजी तरीके से ABCD का वैल्यू आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम बाद में मेरिट डिमेरिट की बात करेंगे कि कौन किस में ज़्यादा फायदा है, बट पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखना चाहते हैं कि कार्बन आपके लेफ्ट साइड में कितना नजर आ रहा है, बताइए। 4 कार्बन नजर आ रहा है, इसीलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहले इक्वेशन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे कार्बन लिख देता हूँ, फिर यहाँ पे मैं हाइड्रोजन लिख देता हूँ और फिर यहाँ पे मैं ऑक्सीजन लिख देता हूँ, ताकि 3 एलिमेंट है, तीनों एलिमेंट को हमने लिख लिया। यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट और भी नहीं दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे तीनों को लिख दिया। और तीनों से बनने वाला इक्वेशन आप यहाँ पे लिख लीजिए। जैसे कार्बन से बनने वाला इक्वेशन पहले लिख लीजिए, तो यहाँ पे कार्बन में A लगा हुआ है, तो यानी कि क्या बोलेंगे आप इसको, 4A। सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि 4A इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, बोलिए। 4A इज इक्वल टू, देखिए और कार्बन कहाँ कहाँ है, यहाँ पे कार्बन है, तो क्या हो जाएगा ये C। तो 4A इज इक्वल टू C आप लिख सकते हैं। ये आपका एक इक्वेशन निकल करके आ गया और कहीं कार्बन नहीं है। नेक्स्ट आइए हाइड्रोजन की बात करते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन की अगर बात करें तो हाइड्रोजन के साथ में A कितने बार लगा है, 10 टाइम्स। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 10A इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन 10A हो गया और हाइड्रोजन कहीं पे है क्या, जी बिल्कुल यहाँ पे है हाइड्रोजन। कितनी बार हाइड्रोजन है, देखिए D से, तो 2D है ना। तो हम क्या लिखेंगे, 10A इज इक्वल टू 2D, ऐसे कर देना है आपको, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पे 10A था, देख लो हाइड्रोजन यहाँ 10A था और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन थे, इसीलिए मैंने 2D कर दिया। नेक्स्ट ऑक्सीजन की बैलेंसिंग करते हैं। आइए, ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में कितना दिख रहा है बेटा, देखो 2 दिख रहा है, तो 2B कर देंगे हम यहाँ पे, तो लिख दिया हमने 2B। और साथ में इज इक्वल टू, अब और कहाँ कहाँ ऑक्सीजन दिख रहा है, मेरे को यहाँ पे भी दिख रहा है, तो ये हो गया C और ये 2, तो क्या लिखूंगा 2C, है ना। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, 2C। और साथ में आप देखेंगे इस D को यहाँ पे ऑक्सीजन से एक ही बार है, तो 1D लिख सकते हैं। तो यहाँ पे प्लस करके आपको लिखना पड़ेगा, दैट इज 1D, और सिंपली यू कैन राइट D। अब क्या करना है कि आपको यहाँ पे किसी को भी सूटेबल के अकॉर्डिंग, अपने सूटेबल के अकॉर्डिंग जो आपको अप्रोप्रिएट लगता है, जो सही लगता है, ये पूरी तरीके से मैथमेटिक्स है बेटा, यहाँ पे कुछ केमिस्ट्री है ही नहीं। तो यहाँ पे जो भी आपको अप्रोप्रिएट लगता है ना, जिसमें कॉमन ज़्यादा लग रहे हैं, ज़्यादा कॉमन जिसमें आ रहे हैं,
उसको आप कुछ एज्यूम कर लें, 1 एज्यूम कर लें या कोई भी नंबर एज्यूम कर लें, आप 0 मत कर लेना एज्यूम, ठीक है, कुछ नंबर एज्यूम कर लें, है ना, तो बन जाएगा। कोई भी नंबर कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी। मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको A1 एज्यूम कर लेता हूं। A मुझे दिख गया यहां पे 2 जगह पे, तो मैंने A को एज्यूम कर लिया, मान लिया कि हमने A को 1, ठीक है। हालांकि आपकी मर्जी, आप दूसरे को भी मान सकते हैं, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट है नहीं। तो अगर A जैसे ही माना हमने, तो हमारे पास देखिए इस इक्वेशन में, अगर फर्स्ट वाले इक्वेशन में अगर मैंने पुट किया उसको, है ना, तो यहां पे आप क्या पाएंगे, देखिए A की वैल्यू 1 है, तो फर्स्ट इक्वेशन में आप इसको वैल्यू पुट कर दीजिए A की वैल्यू, तो आपको मिल जाएगा 4 × 1, है ना, A की वैल्यू 1 है, यहां पे आप देख सकते हैं। सो 4 × 1 = व्हाट, C। तो C की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 4 आ गई। तो यहां पे 2 वैल्यू मिल गई अपने को, A की वैल्यू और C की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे कि यहां पे आप देखिए दूसरा इक्वेशन A और D दिया है, तो A आपको पता है, तो क्या यहां से D निकल जाएगा, जी बिल्कुल निकल जाएगा। यहां पे वैल्यू आप पुट करिए, आपको जरूर मिल जाएगा। तो मैंने क्या करा कि इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 2 में मैंने क्या करा कि लिख दिया यहां पे 10 और A की वैल्यू पुट कर दी 1 = 2D कर दिया। अब यहां पे D मैं लिखना चाहूंगा तो 10/2 लिख सकता हूं, और ये अगर कट जाएगा तो 5 आ जाएगा, यानी कि D हमें 5 भी मिल गया। ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें एक मिल गया, D 5 मिल गया। लास्ट एक इक्वेशन बचा है, हमें A मिल गया है, C मिल गया है, D मिल गया है। अब लास्ट इक्वेशन यहाँ पे थर्ड इक्वेशन जो बना है अपना, वो क्या बना है बेटा, देखो वैल्यू पुट करते चले जाओ। 2B, B नहीं पता है अपने को, छोड़ दो, यहाँ पे सिंपली 2B लिख दो, = C का वैल्यू हमें पता है 4 है, तो 2 × 4 लिख दें यहाँ पे, प्लस 1D, तो D का वैल्यू आपको पता है दैट इज 5 है, तो यहाँ पे डायरेक्टली 5 लिख दें। ये आपको आ गया 2B = कितना आ गया बेटा, 8 × 5 = 13, सो 13 आ गया। तो B की वैल्यू आपके पास 13 आ गई। तो आप देख सकते हैं जितना भी वैल्यू आपने एज्यूम करा था वो सारा का सारा वैल्यू आ गया। आपने कुछ भी नहीं करा है, आपने सिंपली क्या करा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने एल्जेब्रिक मेथड से, यानी कि जस्ट आपने कुछ नहीं किया है, मैथमेटिक्स लगाया है और यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। तो A के जगह पे जो वैल्यू है हमें बता दीजिए, मैं यहाँ पे पुट कर दूं। तो A के जगह पे वैल्यू आपका आया है 1, मैंने यहाँ पे 1 पुट कर दिया, ठीक है। सिमिलरली आप यहाँ पे B के जगह पे B को हटाइए यहाँ से, ठीक है, और B के जगह पे आपको पुट करना है क्या, जो आया है वैल्यू 13/2। नेक्स्ट जो वैल्यू आया है आपको, और वो C का वैल्यू पहले यहां से मिटाइए ऐसे करके, ठीक है। अब यहां पे C के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, 4, ठीक है। अब यहां पे मैं लिख सकता हूं नेक्स्ट जो वैल्यू है, इसको यहां पे मिटा दीजिए D को, राइट। अब D के जगह जो वैल्यू आया है उसको पुट कर दीजिए। तो क्या आया है D के जगह पे 5, तो मैंने यहाँ पे 5 पुट कर दिया। अब चूंकि हम नंबर को, जो नंबर होता है बेटा, उस नंबर को कभी भी रिएक्शन में फ्रैक्शन में रखना ज्यादा सही नहीं समझते, तो इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देते हैं सबको। तो यहाँ पे सभी को, पूरे रिएक्शन को देखो, यहाँ पे डिवाइडेड/2 है ना, 13/2। तो हम जब भी डिवाइडेड/2 रहेगा ना, यानी कि कुछ भी डिवीजन में रहेगा P/Q के फॉर्म में, यानी कि फ्रैक्शन में रहे, तो आप फ्रैक्शन में मत रखना, बेहतर होगा इंटीजर में कन्वर्ट कर दे। तो पूरे रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो फाइनल रिएक्शन विल बी व्हाट, 2 टाइम्स ऑफ C4H10, और यहाँ पे 13 हो जाएगा O2, साथ में यहाँ पे CO2 आ जाएगा 8 टाइम्स, सो 8 टाइम्स ऑफ CO2, एंड यहाँ पे 10 टाइम्स ऑफ H2O। नाउ यू कैन चेक हियर, बैलेंस यहाँ पे हो चुका है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं बड़े इजी तरीके से, बैलेंसिंग आपका खत्म हो चुका है बेटा। देखो यहाँ पे 8 कार्बन है, 8 कार्बन यहाँ दिख रहा है। हाइड्रोजन यहाँ पे 20 है, तो 20 हाइड्रोजन दिख रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजन देख लो बेटा, यहाँ पे 13 दूनी 26, और यहाँ पे 16, 8 2 16, और 10 26। तो सभी पूरे के पूरे यहाँ पे एटम दोनों साइड बराबर हैं, हेंस दिस रिएक्शन इज कंप्लीटली बैलेंस्ड। हालांकि ये हीट एंड ट्रायल मेथड से ज्यादा बेहतर होता सॉल्व करना, फालतू में हमने ये सब किया है, लेकिन एक रूल हमें सीखना था इसीलिए। चलिए अब मैं एक ऐसा रिएक्शन लिखूंगा जहां पे हो सकता है आप हीट एंड ट्रायल मेथड से उसको अटेम्प्ट ना ले सकें, तो
तो हीट एंड ट्रायल मेथड से नहीं ले पाते, इसीलिए मैं क्या करता हूं कि आपको सजेस्ट करता हूं कि आप इस मेथड से करने की कोशिश करिए। तो चलिए, मतलब एल्जेब्रिक मेथड से करने की कोशिश करिए। जैसे मैं कोई एक लिख देता हूं रिएक्शन लेट, तो मैं क्या करता हूं कि एक रिएक्शन लिख देता हूं आपको, सो दैट आप बना सकें इसको। क्वेश्चन नंबर 2, आप लिख लीजिए FeSO4 प्लस, मुझे स्पेस देना चाहिए, HNO3 प्लस H2SO4 प्लस, मतलब गिव्स FeSO4 होल थ्राइस प्लस वाटर और साथ में प्लस NO। अब आप तो थोड़ा सा डरोगे कि हीट एंड ट्रायल मेथड तो नहीं करें भैया, ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, अगर नहीं बना तो फालतू का टाइम बर्बाद हो जाएगा। तो चलिए एक पर्टिकुलर मेथड से सॉल्व करते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, इसको A मान लिया, B मान लिया, C मान लिया, यहाँ पे D मान लिया, ये E, एंड इसको मैंने F मान लिया। इसी तरीके से आप भी एज्यूम कर लें, ठीक है। अब इक्वेशन बनाना स्टार्ट करेंगे, तो सभी एलिमेंट्स को पहले एक साइड से लिख लें कि कौन कौन है। आयरन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ये सारे एलिमेंट इसमें मौजूद हैं। 1 बाय 1 सभी के इक्वेशन लिखिए। तो इक्वेशन जब आप लिखेंगे तो देखिए आयरन यहाँ पे कितना है बेटा, 1 है, तो क्या लिखेंगे, सिर्फ A लिखेंगे, 1A इज इक्वल टू, आयरन और कहाँ कहाँ है, देखो राइट साइड में सिर्फ यहाँ पे भी 1 है, तो A इज इक्वल टू मैं D लिख सकता हूँ, बड़े आसानी से लिख सकता हूँ, कोई टेंशन नहीं हुआ मुझे। चलिए सल्फर की बात कर लें, तो सल्फर भी यहाँ पे 1 ही है, तो मैं सल्फर अगर 1 है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक सल्फर है बेटा A, तो मैं लिख देता हूँ A, लेकिन लेफ्ट साइड में और भी सल्फर है यहाँ पे, तो C है, तो मैं लिखूंगा A प्लस C, क्योंकि पूरे रिएक्टेंट साइड को एक जगह रिएक्टेंट इक्वल टू प्रोडक्ट लिखा जाता है, तो रिएक्टेंट में A प्लस C आ गया अपना। अब देखिए सल्फर राइट साइड में कितना है, 3 टाइम्स है, ये 3 है ना, 3 गुना यहाँ पे देख लो बेटा, तो 3 टाइम्स हो गया, तो यानी कि 3 टाइम्स ऑफ D आप लिख सकते हैं, 3 टाइम्स ऑफ D लिख दिया आपने, राइट, कोई इशू नहीं होना चाहिए। ऑक्सीजन के साथ में कर लेते हैं, तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, आप देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन टोटल कितने बेटा, 4, तो 4A लिख सकते हैं हम, सो यहाँ पे लिख देता हूँ 4A प्लस, और ऑक्सीजन B में भी है, तो देखिए कितने B हैं यहाँ पे, 3B है, तो यहाँ पे 4A प्लस 3B लिख सकते हैं, ये लो लिख दिया 3B, है ना। साथ में आप और क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे है, तो ये हो गया, तो 4C लिख सकते हैं आप, देखिए इस जगह पे, तो यहाँ पे 4C, तो रिएक्टेंट साइड पूरा हो गया, इज इक्वल टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में देखो सबके पास ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा, काफी लंबा हो रहा है ये। तो यहाँ पे देखो ये क्या हो गया कि ये D में आएगा टोटल ऑक्सीजन, 4 3 12, तो 4 3 12, तो 12 ऑक्सीजन है बेटा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 12D, और साथ में मैं लिखूंगा, इक्वेशन को बड़े सतर्क होकर लिखना है बेटा। यहाँ पे नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, यहाँ पे देख लो E के जगह पे एक ही ऑक्सीजन है, तो मैं प्लस E कर दिया, है ना, और ऑक्सीजन NO पे पास भी उतना ही है, तो F कर दिया। यहाँ सब कोई आ गया, सबके पास ऑक्सीजन है भाई, ये लो। उसके बाद हम हाइड्रोजन को देख लेते हैं, तो हाइड्रोजन अपना HNO3 में है, तो यहाँ पे सिंपली मैं लिख दूंगा B, और साथ में उसको मैं लिख देता हूँ, हाइड्रोजन B हो गया, और हाइड्रोजन कहाँ कहाँ है देखिए, प्लस करना पड़ेगा यहाँ पे, सो 2C है बेटा, 2C है, तो B प्लस 2C लिख दीजिए, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बोलिए, 2F, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं, सॉरी हाइड्रोजन वहाँ पे नहीं है, 2E लिखिए, E लिखिए बेटा, तो E लिख दीजिए यहाँ पे, तो हो गया आपका आंसर, है ना। तो B प्लस 2C इज इक्वल टू 2E, देखिए ना यहाँ पे ये E कितनी बार है, हाइड्रोजन कितनी बार है, E टाइम्स है। लास्ट वाला लिख लीजिए नाइट्रोजन का, तो B में नाइट्रोजन है, तो मैं लिखूंगा B इज इक्वल टू F,
b इज इक्वल टू एफ। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट फिर से आपका वही आता है कि आपने एज्यूम करना है भैया, पहले सूटेबल चीज एज्यूम करिए सो दैट आप इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो इजीली कर पाए। तो यही सबसे बड़ी चीज यहाँ पे लेंदी हो जाता है कि कभी कभी रिएक्शन ऐसा हो जाता है ना भैया कि इक्वेशन ऐसे बनते हैं कि सॉल्व करना बहुत भारी मिस्टेक हो जाता है यार। एक बार जहां मिस्टेक हुआ ना, फंस जाओगे बीच में, इसमें थोड़ा सा आप अलर्ट होके करोगे इसमें, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं a को 1, पहले वाले को ही ले लेते हैं। तो a को आपने 1 एज्यूम करा तो यहाँ पे फायदा हो गया आपको कि c की भी वैल्यू तुरंत निकल गई, कुछ दिमाग d की वैल्यू तुरंत निकल गई, दिमाग ही नहीं लगाना पड़ा अपने को। तो a भी 1 आ गया और d की भी वैल्यू 1 आ गई, मुझे बिल्कुल ही दिमाग नहीं लगाना पड़ा। नेक्स्ट, ये वाला इक्वेशन का काम अपना हो गया। सेकेंड इक्वेशन से काम करिए, है ना। तो सेकेंड इक्वेशन से काम करेंगे तो a प्लस सी इज इक्वल टू 3d। तो हमें a का वैल्यू पता है, d की वैल्यू पता है, तो c की वैल्यू हमें निकल जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, सेकेंड इक्वेशन में पुट करता हूं a के जगह पे 1 प्लस c के जगह पे रहने देता हूं, c डिटरमाइन हो जाएगा। 3 इंटू डी की वैल्यू हमें 1 पता है, तो c की वैल्यू आपको निकल करके आ जाएगा यहाँ पे कितना, c, ये 1 उधर माइनस में चला जाएगा, यानी कि c का वैल्यू जो आएगा वो 2 आ जाएगा। तो यानी कि a d c का वैल्यू अभी तक हमें मिल चुका है। अब हम आते हैं नेक्स्ट, छोटे छोटे इक्वेशन को पहले सॉल्व करने की कोशिश करिए बेटा। तो मैं हाइड्रोजन वाले रिएक्शन को लेना पसंद करूंगा क्योंकि मुझे c भी पता है अभी और b भी पता है, सॉरी b तो नहीं पता मेरे को, है ना। तो b नहीं पता, तो चलिए इक्वेशन बना के देखते हैं, है ना, हो सकता है इक्वेशन बन जाए। तो क्या होगा कि b लिखिए और साथ में 2 इंटू सी की वैल्यू लिख दीजिए बेटा। 2c लिखेंगे ना, ये इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं हम, तीसरे नंबर पे यहाँ पे कर रहे हैं। तो 2 इंटू 2 4 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ e। तो एक इक्वेशन निकल के आया बेटा b प्लस, है ना, 4 इज इक्वल टू व्हाट, 2e। तो एक इक्वेशन बना लीजिए कि b प्लस 2e, सॉरी माइनस होगा ना, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो b माइनस 2e इज इक्वल टू क्या लिखूंगा बोलो, -4। तो ये एक इक्वेशन निकल के आया बेटा। इस इक्वेशन का नंबरिंग ABCD में देना, सो दैट क्योंकि इधर 1 2 दे रहे हो ना, तो ये वाला मान लीजिए मैंने इक्वेशन A हो गया आपका। एक और इक्वेशन अगर B और E को मिलकर के बन जाएगा तो मेरा आंसर हो सकता है आ जाए। तो क्या करते हैं कि यहां पे आप पुट कर दीजिए वैल्यू, तो कितना आ गया है, b इज इक्वल टू, है ना, ये इक्वेशन आपको मिल गया b माइनस 2e इज इक्वल टू -4, ठीक है। अब सबसे बड़ा इक्वेशन को ले लीजिए, तो सबसे बड़ा इक्वेशन आपका 4 नंबर ये मान लीजिए, पुट करिए वैल्यू। कितना पुट करेंगे, तो पहले आ जाएगा 4 इंटू 1, क्योंकि a की वैल्यू हमें पता है 1 होती है, प्लस 3 इंटू b का वैल्यू हमें नहीं पता है तो मैं लिख देता हूं 3b सिंपली। हमें देन 4c लिखना है, तो c की वैल्यू हमें पता है 2, तो ये कितना हो जाएगा बोलो, 4 2 जा 8, सो 2 यहाँ पे 4 इंटू 2, c की वैल्यू 2 है हमें पता है, लिख दिया। नेक्स्ट विल बी इक्वल टू 12 इंटू डी की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे 12 इंटू 1 लिख दीजिए, साथ में प्लस e की वैल्यू लिख दीजिए। e कितना आया है, e मिला ही नहीं है अपने को, तो मैं e एज इट इज लिख देता हूं, साथ में यहाँ पे b लिख दीजिए। तो साथ में यहाँ पे आपने b लिख दिया, ये वाला b लिख दिया, मैं मिटा देता हूँ, थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ। साथ में आपने यहाँ पे क्या कर दिया, b लिख दिया, ये आ गया आपका। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको फाइनली देख लीजिए b सिर्फ यहाँ पे है और यहाँ पे e है, तो b और e को लेकर के आप क्या कीजिए कि यहाँ जो आया है ना b की वैल्यू या फिर आप e की वैल्यू, जिसका भी मन करे आपको उसको पुट कर दीजिए। पहले मैं सिंप्लीफाई कर दूं इसको, 3b माइनस 8, ये वाला 3b नहीं 3b आप कर सकते हैं, 3b और फिर एक और b यहां से आएगा ना, तो माइनस b कर दो, तो माइनस b कर दो इज इक्वल टू e, क्योंकि ये देखो 4 दूनी 8 और 4 12, बेटा ये वाला
पूरा का पूरा 4 2 जा 8 प्लस 4 12 हो गए, ये पूरा कट जाएगा, इससे कट जाएगा पूरा, तो बच जाएगा आपका 3b माइनस बी, इधर ले आओ और e, तो ये बच गया। अब सिंपली क्या लिख सकते हैं आप, 2b है ना, b इधर आ गया तो 2b बचेगा, 2b इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, e। ये लो इक्वेशन आपका आ गया। e की वैल्यू यहां पे पुट कर दो इक्वेशन a में, ये इक्वेशन 2 है, इक्वेशन b मान लो इसको। सो इक्वेशन b को a में पुट करिए, तो क्या करेंगे, यहां पे पुट करेंगे तो b आएगा आपको b माइनस 2, e की वैल्यू आप बता दीजिए, 2b होता है तो यहां पे e की वैल्यू देख लीजिए और e की वैल्यू यहां पे पुट कर दीजिए। तो ये क्या लिखूंगा बोलो, 2b इज इक्वल टू -4, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ b विल बी 4/3। कितना आ जाएगा देखो, -2b, अरे यार क्या कर रहा हूं, ये 4 हो गया ना, तो आप क्या करेंगे, 2 2 जा 4b, तो यहाँ पे 4b और 3b, तो 3b होगा ना, सही है। तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा आपको, आप लिखेंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ 4b और b, तो यहाँ पे माइनस ऑफ 3b आ जाएगा, इज इक्वल टू -4, तो 4 से 4 कट, यहाँ पे माइनस से माइनस कट गया, तो b इज इक्वल टू क्या लिख पाएंगे आप बताइए, 4/3 लिख पाएंगे। तो देख लीजिए बेटा, अब आपका सारा का सारा वैल्यू आ चुका है, a आ गया, b आ गया, c आ गया, d आ गया, है ना, e भी आ ही गया होगा शायद, e भी आ गया, e इज इक्वल टू 2b, तो e का वैल्यू पुट कर लो, e इज इक्वल टू 2b, तो b का वैल्यू 4/3 यानी कि 2 इंटू 4/3, यानी कि ये आ जाएगा 8/3। समझ रहे हो, e की भी वैल्यू आ चुकी है, सब वैल्यू आ गया, पुट कर दीजिए। अब यहाँ पे a के जगह पे कितना आया, पुट करिए, सब के जगह पे सबका वैल्यू आप वहां पे पुट कर दीजिए। तो सबका वैल्यू जब आप पुट करेंगे बेटा तो आसानी से हो जाएगा, a के जगह पे 1 पुट कर दीजिए, b के जगह पे 4/3 पुट कर दीजिए, और c के जगह पे आप पुट कर दीजिए 2, एंड d के जगह पे पुट कर दीजिए कितना, d के जगह पे पुट कर दीजिए, किधर गया रे, d 1 पुट कर दीजिए, और यहाँ पे e के जगह पे पुट कर दो। बस यही टेंशन है बेटा, यहाँ पे लेंदी हो जाता है कैलकुलेशन, अगर बड़ा आता है ना, यही प्रॉब्लम है सबसे बड़ी। लेकिन छोटे छोटे क्वेश्चंस में बड़ा मजेदार लगता है, बहुत तुरंत हो जाता है काम अपना, है ना, लेकिन आसान है। अगर मैथमेटिक्स आपका फास्ट है तो आपको ट्राई करना चाहिए इससे, अदरवाइज इग्नोर करो। ऑक्सीडेशन मेथड भी बहुत ईजी है, 3rd स्टेप में ही आंसर आ जाता है। एफ का एफ लो, अभी भी एफ नहीं निकला भैया, b इज इक्वल टू एफ, अच्छा तो b इज इक्वल टू एफ आ गया, मतलब b जितना होगा उतना ही f, यानी कि 4/3 यहाँ पे लिख दीजिए बेटा। इस तरीके से क्या करो, 3 से पूरे रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर दें, रिएक्शन आपका इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। पूरे रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई कर दे, सब जगह 3 कट जाएगा यहाँ पे, है ना, और आपका वैल्यू जो है वो इंटीजर में आ जाएगा। तो आई थिंक आपको ये जरूर क्लियर हो गया होगा कि कैसे करना है। चलिए एक और प्रॉब्लम ले लेते हैं, लास्ट प्रॉब्लम, और उसके बाद हम बोल देंगे कि चलो ये भी मेथड हमने सीख लिया। तो 3rd प्रॉब्लम, तीसरा प्रॉब्लम हम लेते हैं, दैट इज Cu प्लस H2SO4 और साथ में यहाँ पे आप ले लीजिए CuSO4 एंड देन H2O ले लेंगे और साथ में SO2 गैस ले लेंगे। ठीक है, आपने फिर से क्या करना है, फिर से वही काम। आप मान लीजिए ना, यहाँ पे रुको, इसको मिटा के लिख देता हूँ बेटा, ताकि यहाँ पे हम लिख सकें कुछ। इस जगह पे लिख देता हूँ H2O, अरे यार थोड़ा सा फिर लिखूंगा कैसे, फिर नंबर भी तो लिखना है ना, ABCD। तो यहाँ पे आप लिख दो H2O और थोड़ा सा डिस्टेंस रखें, हाँ इस तरीके से, ताकि हम वैल्यू लिख पाएँ, है ना। अब चलिए फिर से वही ABCD मान लीजिए, इसको A मानिए, इसको B मानिए, इसको C मानिए, इसको D और इसको E। तो इस तरीके से आपने एक वैल्यू मान लिया। फिर से हम यहाँ पे सारे एलिमेंट्स को लिख देते हैं 1 by 1। ये कॉपर है आपका, फिर हाइड्रोजन लिख लीजिए, साथ में सल्फर लिख लीजिए, ऑक्सीजन लिख लीजिए। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एलिमेंट को इस तरीके से अरेंज करके लिख सकते हैं। इक्वेशन बनाना स्टार्ट करिए। कॉपर कितना है बेटा, देखो यहाँ पे एक ही कॉपर है, तो यहाँ पे लिख दूंगा A। उसके बाद देखो राइट साइड में कितने कॉपर हैं, राइट साइड में यहाँ पे C, एक ही कॉपर है,
तो a इज इक्वल टू सी आ गया, यानी कि फिर से हम a को 1 मान सकते हैं, ताकि क्या कि दो वैल्यू आ जाएगा ना मेरा, तो आसान हो जाएगा काम अपना। हाइड्रोजन के लिए आप देख लीजिए बेटा, तो यहाँ पे आप मानिए हाइड्रोजन 2 बार है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2b, लेफ्ट साइड में 2 बार है ना हाइड्रोजन, ये वाला देखो ना ये, तो यहाँ पे 2b इज इक्वल टू क्या लिखोगे, हाइड्रोजन राइट साइड में कितना है देखो, यहाँ पे भी 2d, तो यहाँ पे आराम से लिख सकते हो 2d। और कहीं हाइड्रोजन है नहीं है, तो आप सिंपली इतना लिख सकते। अच्छा 2 से 2 कॉमन है तो काट दो, 2 से 2 कॉमन है तो काट दो, तो यहाँ पे सिंपली क्या लिख सकते हैं आप, b इज इक्वल टू डी। तो ये भी आपका एक इक्वेशन आ गया, यहाँ पे आसान हो जाएगा आपका काम। तो नेक्स्ट बात करते हैं सल्फर की। तो सल्फर है आपका b, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ b इज इक्वल टू, राइट साइड में सल्फर यहाँ पे c, तो मैं लिख देता हूँ c, और साथ में सल्फर एक जगह और है E के पास में, तो B इज इक्वल टू सी प्लस ई। ऑक्सीजन का देख लीजिए, तो B 4 बार है, तो यहाँ पे लिखूंगा 4B, है ना, ये आप देख लो बेटा, यहाँ पे बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। 4B इज इक्वल टू 4C, है ना, देख लो यहाँ पे ऑक्सीजन को, यहाँ पे 4C ये वाला, फिर यहाँ पे ऑक्सीजन को देख लो ये वाला, तो क्या हो जाएगा 4C प्लस D, और साथ में क्या कर सकते हैं देखो, E को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 2E। अब फटाफट A को मान लीजिए, फिर से वही काम करना है और क्या, बस A की वैल्यू एज्यूम कर लीजिए 1, तो A की वैल्यू आपने 1 एज्यूम करा, तो C की भी वैल्यू फटाफट यहाँ पे आ गया 1, तो दोनों हमारा 1 हो गया, क्योंकि C इज इक्वल टू A है, तो दोनों 1 आ गया। दोनों को लेट A मान लिया, लेट A इज इक्वल टू 1 आपने एज्यूम करा, कोई एक एज्यूम करना ही पड़ेगा आपको शुरू में, तभी आएगा आंसर आपका, ठीक है। अब क्या करना है आपको सॉल्व खुद करना, मैं आपको सारा कैलकुलेट करके बता देता हूं, ये इक्वेशन ला देता हूं, तो आप a इज इक्वल टू 1, फिर c इज इक्वल टू 1। अब और क्या करेंगे बताइए, यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, c का वैल्यू पुट करेंगे इस जगह पे, आप देखिए इस जगह पे c की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो आपको एक इक्वेशन निकल करके आ जाएगा, है ना। तो आप चाहें तो कर सकते हैं, लिखिए b इज इक्वल टू, सी के जगह हमने 1 रख दिया, ठीक है, प्लस ई कर दिया, है ना, तो ई कर दिया, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे देखो, ये हो गया आपको इक्वेशन 1 मान लो, इसको सॉल्व करना पड़ेगा तभी बनेगा। नेक्स्ट इक्वेशन में यहाँ पे पुट करिए, तो 4b ऑलरेडी दिख रहा है हमें, साथ में इज इक्वल टू 4c, 4 इंटू 1 कर दीजिए, c का वैल्यू 1 है, प्लस d है, तो d का वैल्यू कुछ नहीं पता, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे d है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, सो 4b इज इक्वल टू 4, यहाँ पे फिर d लिख दीजिए, है ना, तो ये d आ जाएगा आपको, एंड देन क्या लिखिए 2e लिखिए, तो 2e, e का वैल्यू है कहीं नहीं है, तो यहाँ पे e की वैल्यू भी आप यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2e अभी लिख देता हूँ, कोई टेंशन नहीं। अब आप क्या करिए कि यहाँ पे सिंपली इसको बनाने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि ये b से यहाँ पे आप 1 प्लस e, तो यहाँ पे b के फॉर्म में लिख लीजिए e को, e के जगह पे वैल्यू पुट कर दीजिए बेटा, तो e इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, b माइनस 1 लिख सकते हैं, ये वाला वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए ऐसा, तो 4b इज इक्वल टू 4 इंटू 1 प्लस d प्लस ये हो जाएगा कितना, b माइनस 1, ठीक है। तो ये फाइनली आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3b आ जाएगा, तो 3b, ठीक है, और साथ में यहाँ पे ये b उधर ले जाओ 3b, और ये यहाँ से 3 आ जाएगा माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस d, तो आ गया b और d का एक रिलेशन आ गया, ठीक है। तो ये भी एक इक्वेशन 2 मान लीजिए यहाँ पे। चलिए, तो जब आप इन प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 1, b एंड d इज इक्वल टू 2 एंड e इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो आपको बड़े आसानी से ये सब वैल्यू मिल जाता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि हम बड़े आसानी से एल्जेब्रिक मेथड एज वेल एज ऑक्सीडेशन मेथड से किसी भी इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। तो आपकी जो भी इच्छा होती है, जो आपको इजी लगता है, उस मेथड को अप्लाई करके आप चाहें तो इसको स्टार्ट कर सकते हैं सॉल्व करना।
तो मेरे तरफ से सजेशन यही होगा कि आप ऑक्सीडेशन मेथड पे स्टिक रहिए, क्योंकि आप चाहें तो इसको अप्लाई कर सकते हैं, बट मेरी तरफ से मैं जो पर्सनली ओपिनियन मेरा, मैं चाहता हूं कि क्लास 11th में भी आप ऑक्सीडेशन मेथड से ही बनाएंगे, क्योंकि वहाँ पे आप एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम मेंशन रहता है, तो आपको ऑक्सीडेशन मेथड में बनाने में आसानी होती है। थर्ड स्टेप में ही हमेशा आंसर आ जाता है वहाँ पे, फिर रीअरेंजमेंट करना होता है तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं है वहाँ पे, ठीक है। जबकि यहाँ पे क्या है कि आपको इक्वेशन सॉल्व करने में इशू हो सकता है अगर बड़े रिएक्शंस रहें। छोटे रिएक्शन में बहुत बेहतर तरीके से क्लिक करता है ये, है ना। तो ये बहुत आसान है, ये सबको समझ में आ जाता है, बहुत ईजी मेथड है ये, है ना। अप टू 10 तक बच्चे बहुत ज़्यादा अप्लाई करते हैं, क्योंकि अप टू 10 तक बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं दिए जाते, तो उसमें लोग अप्लाई करते हैं। तो आप चाहें तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। मैंने दोनों मेथड आपको सिखा दिया है, लेकिन उस मेथड में और भी फायदा था कि आप ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट बता पाते थे। यहाँ पे उससे कोई रिलेशन ही नहीं है। मैंने कहा ना, ये यहाँ पे कोई केमिस्ट्री है ही नहीं, सिर्फ मैथमेटिक्स है ना। तो इसीलिए मेरे को ज़्यादा फ्रूटफुल लगता है ऑक्सीडेशन मेथड, लेकिन आप इससे भी बना सकते हैं, ये भी एक बहुत इजी और अच्छा मेथड है। सो इसी के साथ में बैलेंसिंग दोनों मेथड से मैं ख़त्म करता हूँ अपने तरफ से, है ना। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में कुछ और नया करके। सो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।